नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इसमें जो टॉपिक चला हुआ था वो चला हुआ था संधि। और ये क्लास किस टाइम होती है? ये क्लास हर रोज़ 9 AM पर होती है। किस टाइम? सुबह 9 बजे होती है ये क्लास। तो इसमें टॉपिक संधि चला हुआ था जिसे हम पढ़ रहे थे। हमने स्वर संधि को बहुत अच्छे से क्लियर किया, हमने व्यंजन संधि को बहुत अच्छे से क्लियर किया और उसके बाद हमने विसर्ग संधि को भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। और हमने 2 दिन तक 50 क्वेश्चन, 2 दिन तक 25 + 25 क्वेश्चन की हमने 2 सीरीज चलाई थी, जिसमें बस संधि के ही क्वेश्चन थे। ये आप लोगों के लिए ही चलाई गई है, ठीक है। अगर किसी ने क्लास नहीं ली तो पहले जाइए और अच्छे से ये क्लास लीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ये आपका कर्तव्य है। जो हमारा कर्तव्य हम पूरा कर रहे हैं। आपकी सपोर्ट से हमें बस बहुत एक उम्मीद रहती है, एक मोटिवेशन मिलता है। आपके लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है, कोई पैसा नहीं, आपका कोई चार्ज नहीं लगता, ये होता है ना। लेकिन आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से हमसे लोग जुड़ते हैं। और जैसे ही आप लोगों को जोड़ते हो तो हमें अच्छा लगता है, मन करता है कि सब कुछ आप लोगों को दे दे, आप लोगों को पढ़ाई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करा सके, जितना ज़्यादा टॉपिक के अंदर जाके घुस के उसको करा सके, ऐसा कराने का मन करता है। बस आप हमें सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की ही आवश्यकता है। आपके कोई पैसा या कुछ ये तो नहीं मांग रहे हम, बस सपोर्ट की आवश्यकता है। तो चलिए, आज से जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्या? आपका समास। क्या होगा? समास। आज से हमारा टॉपिक क्या होगा? समास होगा। और आप लोगों को रोज सुबह 9 AM पर आना है। अच्छे से हम बहुत धीरे धीरे, बहुत प्यार से हम समास को खत्म कर देंगे। क्या? हम समास को बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे खत्म करेंगे, ठीक है ना। जो हमारी क्लास रात को होती है 8 PM पर, क्या होती है? 8 PM पर शाम को। सोमवार से क्या हो जाएगा? आज शाम से ही, मतलब सोमवार से या फिर आज शाम से ही हम उसमें रचना को लेके आएंगे। क्या? हम रचना की सीरीज को चलाएंगे। हम लेखक व उनकी रचनाएं हम शुरू करेंगे। क्या करेंगे? लेखक व उनकी रचनाओं को हम शुरू कर देंगे, ठीक है, आज से। और आपको बहुत अच्छे से क्लास कराई जाएगी और रचनाओं को याद करने की कोशिश की जाएगी। क्लास में ही आप लोग अच्छे से याद कर लो, यहीं पे क्लास में ही ट्रिक के साथ आपको याद कराने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक समास, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है समास। आप लोगों को पता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपसे एग्जाम में सब कुछ पूछता है। या तो वो समास के अंदर से क्वेश्चन देगा एग्जाम्पल के थ्रू, या वो आपको थ्योरी से क्वेश्चन देगा। तो याद रखिए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है समास का शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? संक्षेप। अर्थात संक्षेप। संक्षेप का मतलब क्या है? अपनी बात को छोटे रूप में कहना। संक्षेप का अर्थ होता है, देखिए यहां पर आप लोग इसे नोट कर लीजिए, नोट बना के लिखिए। संक्षेप का अर्थ होता है अपनी बात को छोटे रूप में कहना। किसमें? छोटे रूप में कहना, ठीक है। संक्षेप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपनी बात को छोटे रूप में कहना। ये संक्षेप का अर्थ होता है, ठीक है ना। संक्षेप का, अगर मैं बात करता हूं समास की, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है किसी बात को संक्षिप्त में कहना, ठीक है ना। अगर मैं शब्दों में बात करूं तो समास का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वो होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। अगर मैं इसको शब्दों में बात करना चाहूं तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है, अगर मैं अब इसको शब्दों में पिरोना चाहूं, शब्दों में मैं इसको कहना चाहूं तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है
समास का शाब्दिक अर्थ होता है अपनी बात को छोटे रूप में कहना। छोटे किसमें? अपनी बात को छोटे रूप में कहना। छोटे रूप में कहना या फिर संक्षेप में कहना। क्या कहना? संक्षेप में कहना। देखिए क्या होता है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। अगर संक्षेप की बात करूं तो संक्षेप का अर्थ होता है अपनी बात को छोटे रूप में कहना। ठीक है ना? छोटे रूप में कहना। अगर मैं इसको शब्दों में कहना चाहूं तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है अपनी बात को छोटे रूप में कहना या फिर संक्षेप में कहना। क्या कहना? संक्षेप में कहना। अब मैं इसको आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है। पहले आप लोग इसकी परिभाषा को देखिए कि इसकी परिभाषा क्या होती है और परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, समास की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। ठीक है ना? समास की परिभाषा को देखते हैं। ठीक है, समास की परिभाषा क्या होती है। अगर मैं समास की परिभाषा की बात करूं, समास की परिभाषा क्या होती है, सॉरी, समास की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, नया सार्थक शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक भयंकर यार, दो या दो से अधिक। अब देखो इधर से लिख के देखता हूं, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, शब्दों के मेल से जो नया, क्या? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से। दोस्तों बस एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, बस थोड़ी दिक्कत हो रही है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है। क्या बनता है? नया सार्थक शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। और समास के नियमों से बने हुए शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? समास के नियमों से बने शब्द को क्या कहते हैं? बने शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक शब्द सामासिक। क्या कहते हैं? सामासिक शब्द कहते हैं। ठीक है ना भाई? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। और समास के नियमों से बने शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक शब्द कहते हैं। ठीक है ना? अब सामासिक शब्द क्या होता है ये देखते हैं। क्या होता है सामासिक शब्द? क्या होता है हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सामासिक शब्द क्या होता है। ठीक है, देखिए सामासिक शब्द क्या है? सामासिक शब्द
इसे सामासिक शब्द भी कहते हैं या फिर इसे समस्त पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे समस्त पद भी कहते हैं। सामासिक शब्द क्या होता है? देखिए, यह समस्त पद क्या होता है? समास के नियमों से बने हुए शब्द को, समास के नियमों से बने शब्द को समास के नियमों से बने शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक शब्द, या हम कह सकते हैं समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद। क्या कहते हैं? उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, जैसे राजा का कुमार, राजा का कुमार क्या होता है? ये समास विग्रह है। बताऊंगा आगे जाके समास विग्रह क्या होता है, पहले आप समझिए। इसे क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपका क्या? इसे कहते हैं आपका समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। अब देखिए, समास के अगर हम इसमें नियम को लगाते हैं तो एक सामासिक शब्द बनेगा। भाई ये क्या है? ये समास विग्रह है, और मैंने कहा है समास के नियमों से बने शब्द को। अब तक हमने समास का कोई नियम नहीं लगाया, अब हम इसमें समास का नियम लगाते हैं। समास के नियम के अनुसार इसे क्या कहेंगे? संक्षेप में कहेंगे, क्योंकि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अपनी बात को छोटे रूप में कहना। अब ये तो बड़े रूप में है, राजा का कुमार, ये तो बड़े रूप में है, तो हम इसे अपने शब्दों में छोटे रूप में कहेंगे। कैसे? इसे छोटे रूप में कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? उसे समास कहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर समास के नियम को लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हम यहाँ पे समास के नियमों को लगाएंगे, और उसे क्या कहेंगे? सामासिक शब्द कहेंगे। देखिए, राजा का कुमार, ये क्या हो जाएगा? राजकुमार। क्या हुआ? राजकुमार बन जाता है। क्या बन जाता है? राजकुमार। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सामासिक शब्द, सामासिक, या फिर हम कह सकते हैं समस्त पद। सामासिक शब्द, या फिर हम कह सकते हैं समस्त पद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समस्त पद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समस्त पद कह सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ऐसा होने का कारण क्या है? क्योंकि समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्हों का लोप हो जाता है। क्या होता है? समास होने के बाद, नोट करके लिखिए, नोट करिए और अच्छे से लिखिए। क्या लिखिए? आपको लिखना है कि समास होने के बाद विभक्ति के चिन्ह या फिर प्रसर्ग का लोप हो जाता है। समास होने के बाद, समास होने के बाद या समास के नियम के बाद विसर्ग, वो प्रसर्ग चिन्ह क्या बोलते हैं इन्हें? देखिए, समास होने के बाद ये क्या है? ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? ये विभक्ति है। क्या है? विभक्ति चिन्ह है। क्या है? विभक्ति चिन्हों का। समास होने के बाद विभक्ति, विभक्ति चिन्हों का क्या होगा? विभक्तियों के चिन्हों का, या हम कह सकते हैं विभक्तियों लिख लीजिए इसे, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। यहाँ पे विभक्तियों के चिन्हों का लोप हो जाता है। विभक्तियों, सॉरी, विभक्तियों के, विभक्ति के चिन्ह का, या फिर हम कह सकते हैं परसर्ग का। क्या? परसर्ग का, परसर्ग का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लोप का मतलब क्या है? गायब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये चिन्ह गायब हो जाते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे क्या था? मैंने कहा था कि सामासिक शब्द या फिर आपका समस्त पद किसे कहते हैं? भाई, समास के नियमों से बने शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। देखिए कारण, जैसे राजा का कुमार क्या है? ये समास विग्रह है। क्या है? ये समास विग्रह है। अब हमने इसमें समास के नियम लगाए और हमने इसे संक्षिप्त में कह दिया, क्योंकि हमें अगर हम किसी बात को संक्षिप्त में नहीं कहेंगे तो इसका मतलब उसमें समास है ही नहीं। अब हमने इसे संक्षिप्त में क्या कहा? राजकुमार। अर्थ तो वही है भाई, अर्थ तो वही है। राजा का कुमार अर्थात राजकुमार। ये क्या है? ये सामासिक शब्द है या समस्त पद है। जैसे ही हमने इस वाले शब्द में हमने क्या लगा? क्योंकि ये मूल शब्द है। क्या है? ये मूल शब्द है। इस मूल शब्द में हमने समास के नियमों को लगाया। ठीक है, तो इसमें जो प्रसर्ग थे या कारक चिन्ह थे, ये क्या है? इन्हें प्रसर्ग बोलते हैं, या फिर ये कारक चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? ये कारक चिन्ह होते हैं।
ठीक है, विभक्तियों का, विभक्ति चिन्हों का या प्रसर्ग का या कारक चिन्हों का, या हम लिख सकते हैं या कारक चिन्हों का, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने अच्छे से लिख दिया है। मैं दोबारा से आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, अगर हमने कहा ये क्या है, राजा का कुमार क्या है, ये एक मूल शब्द है, ये समास विग्रह है, मूल शब्द है। मूल शब्द को हमें छोटे रूप में कहा, छोटे रूप में अर्थात समास के रूप में कहा, संक्षिप्त में कह दिया राजकुमार। क्या हुआ? उसे क्या बोलेंगे? इस शब्द को बोलेंगे अब सामासिक शब्द या फिर समस्त पद बोल देंगे इसमें। जैसे ही हमने इस मूल शब्द में समास के नियमों को लगाया तो ये कारक चिन्ह है या ये विभक्ति है, ये गायब हो जाती है, अर्थात इसका लोप हो जाता है। क्या होता है? इसका लोप हुआ। का लोप हुआ जब तो ये बना। ठीक है ना, हमने संक्षिप्त में कहा का लोप हुआ तभी तो राजकुमार बना। क्या बना? तभी तो राजकुमार बन जाता है। क्या बनता है आपका? राजकुमार बन जाता है। क्या बनता है? राजकुमार बन जाता है। बन गया ना राजकुमार। ठीक है ना, क्या बना? राजकुमार। अब समझ में आया क्या है भाई? हमने इसमें क्या लगाया? समास के नियम लगाए, विसर्ग का लोप हो गया, सॉरी इसका कारक चिन्ह का या विभक्ति का या प्रसर्ग चिन्ह का लोप हो गया, और क्या बना? समासिक शब्द बना, या समास के नियम लगने पर क्या बना? सामासिक शब्द, जो एक नया शब्द है, उसका एक अर्थ भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। आप बताते हैं आपको समास विग्रह किसे कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? समास विग्रह किसे कहते हैं? अब देखिए, समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद या सामासिक शब्दों को वापस उसके विग्रह क्या कहते हैं? मैंने आपको क्या बताया है? समास विग्रह हमें जानना है। क्या कहते हैं? समास विग्रह। समास विग्रह। अब देखिए, समास विग्रह किसे कहेंगे? समास विग्रह को देखिए, समास के नियमों से, भाई समास के नियमों से बने सामासिक शब्द, समास के नियमों से बने सामासिक शब्द, या हम कह सकते हैं सामासिक शब्द। क्या कहेंगे? समास के नियमों से बने सामासिक शब्द, या हम कह सकते हैं समस्त पद को, समस्त पद को वापस उसके मूल रूप में लाना। क्या करना? मूल रूप में लाना। मूल रूप में लाना। भाई, समास के नियमों से बने सामासिक शब्द या समस्त पद को वापस उसके मूल रूप में लाना समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका क्या? समास विग्रह कहलाता है। बिल्कुल सही। जैसे, अगर मैं जैसे की बात करता हूं, जैसे, क्योंकि मैं एग्जाम्पल इसलिए नहीं बदल रहा हूं क्योंकि एक एग्जाम्पल से चीजें अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसे राजकुमार, क्या कर सकते हैं हम? राजकुमार। अभी हमने इसे क्या बनाया था? इसमें समास के नियमों को लगाकर इसके मूल शब्दों में हमने राजकुमार बनाया, अर्थात हमने सामासिक शब्द बना दिया। क्या बना दिया हमने? सामासिक शब्द बना दिया। ठीक है, क्या है ये? ये है आपका सामासिक शब्द। क्या है आपका? सामासिक शब्द। अब इसको वापस इसके मूल रूप में लाना तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा राजा का कुमार। भाई, राजकुमार, राजा का कुमार क्या कहलाएगा? राजा कुमार। इसे क्या कहेंगे? इसे समास विग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? समास विग्रह कहेंगे। सॉरी, इसे समास विग्रह कहेंगे।
देखिए मैंने क्या कहा है, समास के नियमों से बने सामासिक शब्द या समस्त पद को वापस उसके मूल रूप में लाना समास विग्रह कहलाता है। भाई मैंने क्या कहा, ये शब्द समास के नियमों से बना था इसी मूल शब्द से ही बनाया राजा का कुमार, बिल्कुल सही, इसी से बनाया, क्योंकि ये जो कारक विभक्ति है इसका लोप हो गया था समास के नियम लगाते ही, और क्या बना, सामासिक शब्द बना। लेकिन मुझे समास विग्रह करना था तो मैंने सामासिक शब्द को वापस उसके मूल रूप में लेके आया, और ये क्या कहलाया, ये कहलाया आपका समास विग्रह कहलाया। क्या कहलाया, समास विग्रह। क्या कहलाया, समास विग्रह कहलाया। क्या कहलाया, समास विग्रह ये कहलाया आपका, ठीक है ना। ये क्या कहलाया, ये आपका समास विग्रह कहलाया, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और अच्छे से। जैसे अगर मैं कहूं राजपुत्र, क्या कहूं मैं कहूं राजपुत्र, जैसे राजा का पुत्र, ठीक है, इससे क्या बनेगा, राजपुत्र बना। ये क्या है, ये मूल शब्द है या फिर ये समास विग्रह से बना शब्द है, समास विग्रह है, ठीक है ना। और मैंने इसका क्या किया, मैंने इसमें समास के नियम लगा दिए। क्या लगा दिए, समास के नियम लगाए, तो ये क्या बना, ये बना संक्षिप्त रूप, अर्थात समास में आ गया। इसे क्या कहेंगे, सामासिक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, सामासिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, सामासिक शब्द। अब वापस सामासिक शब्द को अगर मैं इसके मूल रूप में लाना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, राजा का पुत्र। क्या लिखूंगा, राजा का पुत्र लिखूंगा। तो मैंने यहां क्या किया, मैंने यहां पर इसे वापस इसका समास विग्रह कर दिया। क्या कर दिया, मैंने वापस इसका समास विग्रह कर दिया, और समास के नियमों से बना जो शब्द था उसको वापस उसके मूल रूप में लेके आया। तो जो कारक चिन्ह का लोप हुआ था वो वापस दिखाई देने लगा। यहां से कारक चिन्ह गायब हुआ था क्योंकि समास के नियम लगे थे, और क्या कहलाया था, सामासिक शब्द कहलाया था। वापिस मैं इसको मूल रूप में लेके आया तो कारक चिन्ह जो थे वो वापस दिखाई देने लगे, और क्या बना, समास विग्रह बना। क्या बना, समास विग्रह बना, ठीक है ना। क्या बना, समास विग्रह बना, ठीक है ना। क्या बना, समास विग्रह बन जाता है, ठीक है ना। ये आपकी समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। या इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए, ठीक है ना। देखिए अगर मैं एक बात बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए क्लियर हो गया। अगर मैं कहना चाहूं कि समास के 2 पद होते हैं, समास के कितने पद होते हैं, समास के 2 पद होते हैं, समास में 2 पद होते हैं, ठीक है। कितने पद होते हैं, समास में 2 पद होते हैं। अगर पहले पद की बात करता हूं तो एक होता है उत्तर पद और एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। समास में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। समास में कितने पद हुए, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। आपसे एग्जाम में चीजें पूछ ली जाती है कि समास में कितने पद है, तो समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक क्या होता है, एक होता है आपका उत्तर पद, ठीक है ना। जिस खंड पर अर्थ का प्रभाव पड़ता है, उसे प्रधान पद कहते हैं। अगर मान लो अर्थ का प्रभाव आपके पूर्व पद पर पड़ा तो उसे क्या कहेंगे, उसे प्रधान पद कहेंगे। देखिए कैसे, अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आपसे, समास के कितने पद बताए हैं मैंने बताया है कि समास के 2 पद होते हैं, समास के 2 पद समास के 2 पद होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 पर होता है आपका क्या, पूर्व पद, क्या होता है, पूर्व पद, और नंबर 2 पर होता है उत्तर पद। अगर मैं कहूं ये कैसे होता है, तो मैं अगर कहता हूं जिस खंड पर या जिस खंड पर या फिर जिस पद पर अर्थ का प्रभाव होता है,
अर्थ का प्रभाव होता है। प्रभाव जिस पद पर अर्थ का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रधान पद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रधान पद कहते हैं। उसे प्रधान पद। ठीक है। जिस खंड पर अर्थ का प्रभाव होता है, जिस खंड पर अर्थ का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रधान पद कहते हैं। और दूसरी अगर बात करना चाहूं, जिस खंड पर या जिस पद पर या जिस खंड पर अर्थ का प्रभाव नहीं होता या वाक्य का प्रभाव नहीं होता या अर्थ का प्रभाव जिस खंड पर अर्थ का प्रभाव नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे गौण पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गौण पद कहते हैं। क्या कहते हैं? गौण पद कहते हैं। ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? उसे गौण पद कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि कर्मधारय समास में क्या, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है ना। जैसे नीली गाय, गाय की विशेषता है कि वो नीली है। नीली गाय, गाय की विशेषता है कि वो नीली है, तो गाय क्या है? प्रधान पद है। ठीक है ना भाई। जैसे मैं कहूं, जैसे नीली गाय, तो गाय की विशेषता क्या है? गाय की विशेषता है कि वो नीली है। तो नीली क्या है? ये गौण है। क्या है? ये गौण है। और गाय क्या है? ये प्रधान पद है। कैसा? क्योंकि गाय की विशेषता बता है कि वो नीली है। कैसी है? नीली है। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि समास के दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। कैसा? एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। जिस खंड पर या जिस पद पर अर्थ का प्रभाव होता है उसे प्रधान पद कहते हैं, और जिस पद पर अर्थ का प्रभाव नहीं होता उसे गौण पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गौण पद कहते हैं। देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे आपका पूछा कि तत्पुरुष समास में, या आपसे कह सकता है कि वह कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, या पूछ सकता है कि वह कौन सा समास होता है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है। ये मैं आपको एक चार्ट के द्वारा लिखवाऊंगा। ठीक है ना। तो अभी आप लोग देखिए कि समास के कितने प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं समास के? समास के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, समास के प्रकार, समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका अवयवी भाव समास होता है। क्या होता है? अवयवी भाव समास होता है। समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका कौन सा होता है? अवयवी भाव समास, भाव समास। नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो नंबर 2 पर आपका क्या आता है? तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? तत्पुरुष, तत्व गलत लिखा है, इसी तत्पुरुष लिख दिया मैंने यहाँ पे। तत्पुरुष समास क्या होगा? तत्पुरुष समास। क्या होगा आपका? तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पे है, क्या है यार, बार बार मिस्टेक क्यों हो रही है यहाँ पे? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। नंबर 3 पर क्या होगा? कर्मधारय। नंबर 3 पर क्या होगा? नंबर 3 पर होगा आपका कर्मधारय। नंबर 4 पर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 3 पर कर्मधारय, नंबर 4 पर आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास। नंबर 5 पर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 5 पर हो जाएगा आपका द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु, क्या होगा? द्विगु समास। और नंबर 6 पर क्या हो जाएगा? नंबर 6 पर होता है आपका बहुव्रीहि समास। क्या होता है? बहुव्रीहि,
बहुव्रीहि समास क्या होता है?